हेलो एवरीवन। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का एक पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर कौन होता है? जब एक कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उस सिचुएशन में एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम कहते हैं लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का काम क्या होता है? एसेट्स को सेल करना, लाइबिलिटी को पेमेंट करना। ये सारा काम कौन करता है? लिक्विडेटर करता है। ठीक, सारा काम एंड हो जाने के बाद लिक्विडेटर एक अकाउंट बनाता है जिसको कहते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसमें लिक्विडेटर शो क्या करता है कि मुझे कितना कितना पैसा मिला और मैंने कहाँ पर कितना कितना पेमेंट कर दिया। मतलब एक तरह से लिक्विडेटर अपनी रिसिप्ट और पेमेंट का अकाउंट बनाता है, कहाँ से कितने रुपए आए और मैंने कहाँ पर कितने रुपए दे दिए। ये होता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बस हमें वो ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पोर्शन इस चैप्टर का, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो इस पोर्शन में से क्वेश्चन आने की हमेशा सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो जब सारा सब कुछ एंड हो जाता है, एसेट्स को बेचने से पैसे आ जाते हैं, पेमेंट हो जाता है, तो उसके बाद लिक्विडेटर ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है। एक तरह से ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टाइप बनता है, मतलब कैश अकाउंट की तरह बनता है। कैसे बनता है मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। अकाउंट का फॉर्मेट जो होता है वैसे ही बनाना होता है आपको। एक तरफ डेबिट साइड की तरफ रिसिप्ट और क्रेडिट साइड की तरफ पेमेंट। सबसे पहले तो हम इसमें लिखते हैं कैश एंड बैंक, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। मतलब एक तरह से ये ओपनिंग बैलेंस टाइप हो गया। ठीक है, कैश और बैंक जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है वो लिखते हैं। उसके बाद में एसेट्स को बेचने से जितना भी पैसा आता है, जितना भी वो रियलाइज करता है, वो यहाँ लिखते हैं। एसेट्स रियलाइजेशन, लैंड और बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी को, फर्नीचर को, स्टॉक को, डेटर्स, जो भी जितना भी पैसा आता है वो सब यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद बारी आती है पेमेंट की। अब लिक्विडेटर ऐसा नहीं कि जिसको मन चाहा पेमेंट किया, जिसको मन चाहा पेमेंट नहीं किया, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स सीरियल ऑर्डर है कि पहले किसको पेमेंट करना पड़ेगा, बाद में किसको, बाद में किसको। ये एक फिक्स सीरियल ऑर्डर दे रखा है। सबसे पहले जो नंबर आता है वो होता है लीगल एक्सपेंसेस। अगर कोई भी तरह का लीगल एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे लीगल एक्सपेंसेस बहुत रेयर चांस है कि आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में आता है। अगर आता है तो सबसे पहले कोई लीगल एक्सपेंसेस है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट करना पड़ता है लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस का। किसका पेमेंट करना पड़ता है? लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस का। उसके बाद पेमेंट करना पड़ता है लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन का। लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन का। जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है वो फ्री में काम नहीं करता, वो रेम्यूनरेशन चार्ज करता है। तो उसका जो भी रेम्यूनरेशन होगा उसका पेमेंट होगा सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस, उसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, उसके बाद लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, उसके बाद लाइबिलिटी का नंबर स्टार्ट होता है। और लाइबिलिटी में सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन से? जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में समझे थे, सेम वही। उसके बाद में नंबर आता है डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। उसके बाद नंबर आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। उसके बाद नंबर आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। और अगर पीछे जो पेमेंट बच जाए वो पूरा का पूरा किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का। ये सीरियल ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस, उसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, उसके बाद लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज,
उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। जैसा हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर में लायबिलिटी का सीरियल ऑर्डर लिखा था, सेम उसी तरीके से है ये। बस ये ऊपर जो लीगल एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर रेम्यूनेशन, ये वहाँ पे नहीं थे, ये यहाँ पर है। ठीक, तो पहले लीगल एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनेशन, फिर लायबिलिटी का नंबर स्टार्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उसके बाद में अनसिक्योर्ड, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, लास्ट में जो भी पेमेंट बच जाए वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का है। ज़्यादा कम कितना भी बचे वो सब इक्विटी शेयर होल्डर का आ जाता है, मतलब बैलेंसिंग फिगर सब इक्विटी शेयर होल्डर का है। करेक्ट। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं, फिर हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में। यहाँ कहीं भी सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं आता। अगर उसमें डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी आएगी, मगर वो डेफिशिएंसी यहाँ पर कहाँ दिखाएंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में ऐड करके दिखाएंगे, जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर में करते थे। बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो एक बैंक से हमने लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का, और हमने मोर्गेज पे लैंड और बिल्डिंग को रखा हुआ है। लैंड और बिल्डिंग को बेचने से मान लो मिलते हैं 12 लाख, मतलब बैंक का लोन क्या हो गया? फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। बैंक का लोन 10 लाख का, मगर लैंड और बिल्डिंग को बेचने से मिलेंगे 12 लाख, इसका मतलब वो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। तो बैंक क्या करेगी? 12 लाख लैंड और बिल्डिंग को बेचने से जो भी रुपए मिलेंगे उसमें से 10 लाख रख लेगी और 2 लाख आपको दे देगी। तो आपको उस 10 लाख का कहीं कुछ नहीं करना है, बस 2 लाख जो हमें मिलेंगे उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। कहाँ पर? एसेट्स रियलाइजेशन में। एसेट्स रियलाइजेशन में आएगा 2 लाख रुपए लैंड और बिल्डिंग को बेचने से मिला। अगर वो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो इसका मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो लोन की वैल्यू से ज़्यादा है। तो जो हमें डिफरेंस मिलेगा वो हमें लिखना है यहाँ पर डेबिट साइड में। हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए। 10 लाख से 10 लाख की एसेट से 10 लाख की लायबिलिटी एडजस्ट हो गई, उसको कहीं कुछ नहीं लिखना है। ठीक, मान लो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो। सपोज बैंक से लोन ले रखा है 10 लाख का, लैंड और बिल्डिंग को बेचने से मिलेंगे सपोज 7 लाख रुपए। तो 7 लाख से 7 लाख एडजस्ट हो गए। अब क्या बचे? 3 लाख अभी तक वो बैंक का लोन बाकी है, तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। डेफिशिएंसी टू सिक्योर्ड क्रेडिटर 3 लाख। उस 7 लाख का कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाना है। समझ रहे आप? तो नेट से एंट्री होगी, या तो एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जितनी ज़्यादा होगी वो डेबिट साइड में लिख देंगे, या फिर लायबिलिटी ज़्यादा होगी एसेट से तो जितना डेफिशिएंसी बचेगी वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में ऐड हो जाएगी। करेक्ट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम जब पेमेंट करेंगे तो कैपिटल का तो पेमेंट करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा अगर उनका कोई डिविडेंड बाकी है, और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका डिविडेंड भी बाकी है, तो उनके डिविडेंड का भी पेमेंट करना है। मतलब कैपिटल प्लस डिविडेंड दोनों मिलाकर जो होगा उसको हम पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सेम इसी तरह से डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर का पेमेंट तो करना ही है, प्लस इसके अलावा इंटरेस्ट भी अगर होता है तो जितना भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो मिलाकर हम उनको पे करेंगे। जितना भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, डिबेंचर प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दोनों मिलाकर हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। ठीक। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में जो भी पेमेंट बच जाए वो इक्विटी शेयर होल्डर को हमें देना है। किनको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर की अगर लायबिलिटी बनती है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा भी मंगाया जा सकता है। कब पैसा मंगाया जा सकता है? अगर उन पे कुछ कॉल का पैसा बाकी होता। ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ पर शेयर, मगर 70 रुपीज़ ही पेड अप है, तो 30 रुपीज़ का कॉल पैसा मंगाया जा सकता है, कॉल करके पैसा मंगाया जा सकता है। अब इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा कब मंगाते हैं, कब नहीं मंगाते हैं, कितना पैसा मंगाते हैं, कितना पेमेंट करते हैं, मेन इन क्वेश्चंस में सबसे जो अच्छा पॉइंट आता है वो उसी का आता है। वो समझना पड़ेगा, क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है जो यहाँ पर समझी नहीं जा सकती। तो जब मैं आपको क्वेश्चन करूँगा तब बताऊँगा कि इक्विटी शेयर होल्डर में क्या क्या सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है 1 2 3 क्वेश्चन
2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद को समझ में आ जाए कि इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, कब कॉल मंगाई जाती है, कितनी कॉल मंगाई जाती है, कितना पेमेंट किया जाता है, वो सब हमें कैलकुलेशन में आएगा। समझने में थोड़ा यहाँ पर हो सकता है कि इतना नहीं होगा, मगर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर जब फिगर्स आएंगे हमारे सामने तब हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर की जहाँ बात आती है वहाँ पर थोड़ी बहुत हो सकता है कि कैलकुलेशन का मामला आ जाए, मगर इतना वो भारी भरकम मामला नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। ठीक है, तो एक तो इक्विटी शेयर होल्डर का पॉइंट इसमें पूरे में अच्छा है, और एक लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन बहुत बार कुछ परसेंटेज वगैरह में दे रखा होता है, तो बहुत बार उसमें कुछ पॉइंट थोड़ा बहुत अगर होता है तो आ सकता है। ठीक है, तो इजी है, कर सकते हैं आप। ये सीरियल ऑर्डर बस एक बार दिमाग में सेट करो। सबसे पहले लीगल एक्सपेंस, वैसे तो लीगल एक्सपेंस अभी तक कभी कोई क्वेश्चन में कोई हो सकता है, एक आधा क्वेश्चन में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज तो है नहीं। तो सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर डिबेंचर होल्डर जिनको फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक, अगर कॉल्स मान लो मंगाए तो यहाँ पर 2 कॉल्स आ सकती है। अब कैसे आता है कॉल्स का पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर से बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर कॉल्स होती है तो कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन। तो हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 6। पहला जो क्वेश्चन है इस सेकंड पोर्शन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जंबो क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक तो इतनी बड़ी बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बाद में इतने सारे पॉइंट दे रखे हैं, मगर घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ना, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद में आपको ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बहुत ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली एक तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, बस वो एक सीरियल ऑर्डर याद रखना है। और सबसे लास्ट में जो इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट है उसमें हो सकता है कि थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाए। ठीक, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ठीक है ना, तो समझना ध्यान से। X Limited went into voluntary liquidation on 31st December 2004, whose balance sheet is as under: equity and liabilities, shareholder fund, equity share capital 50,000 shares at the rate ₹10 each, fully paid up 5 lakh, और उस पर कॉल्स बाकी है 25,000 की, तो टोटल हो गया 4,75,000। 25,000 रुपये की कॉल, मतलब कुछ शेयर होल्डर ने अभी तक कॉल का पेमेंट किया नहीं है। 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 6,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, फुली पेड अप 6 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेगेटिव है 2,14,000। नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर्स है 1 लाख जिसको फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है। करंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 58,000। सन्ड्री क्रेडिटर 1,15,000, और ये सब टोटल होकर हो गए 11,86,500। नॉन करंट एसेट्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000। प्लांट एंड मशीनरी 289। मोटर व्हीकल्स 57,500। स्टॉक 186। डेटर 74,000। टोटल 11,86,500। ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर फॉर फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड्स, 2001 से बाकी, और ये बैलेंस शीट कब की है, 31 दिसंबर 2004, तो 2001 से बाकी, तो 2001, 2002, 2003, 2004, 4 साल का, 4 ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड भी बाकी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेड अप वैल्यू कितनी है, 6 लाख। 6 लाख पे 5%, 30,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है 1,20,000। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो बैलेंस शीट के बाद में नोट में आता है। ठीक है, कभी बैलेंस शीट में नहीं आता। द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स दैट ऑन लिक्विडेशन आउट ऑफ द सरप्लस एसेट्स रिमेनिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज दैट शेल बी पेड फर्स्टली ऑल एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब सब पेमेंट, लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होगा। अमाउंट पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर टुगेदर विद ए प्रीमियम देयर ऑन ऑफ ₹10 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम
₹10 प्रीमियम के साथ पेमेंट करेंगे, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड तो देंगे ही देंगे, ₹10 पर शेयर का प्रीमियम भी देंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग पेमेंट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। वैसे तो सब कुछ हमें वैसे ही करना था, अगर ये नहीं भी लिखता तो भी ऐसे ही करना होता, बस यहाँ पर ये जो दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ₹10 प्रीमियम भी देंगे, ये पॉइंट इसके साथ में हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी जो इसने दे रखा है कि उसके बाद लाइबिलिटी को करो, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करो, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को करो, तो ये नहीं भी कहता तो भी हम ऐसे ही करते। बैंक ओवरड्राफ्ट वाज गारंटीड बाय द डायरेक्टर्स who were called upon by the bank to discharge their liability under the guarantee. The director paid the amount to the bank. समझना ये पॉइंट क्या है, जैसे कंपनी है ना और ये है बैंक, कंपनी ने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, मतलब बैंक वाले रुपए मांगते हैं किससे, कंपनी से। डायरेक्टर ने गारंटी दे दी, किसने गारंटी दी, डायरेक्टर ने। अब बैंक ने पेमेंट कॉल किया तो बैंक ने गारंटी किसको दी, गारंटी किसने दी थी, डायरेक्टर ने। तो डायरेक्टर ने बैंक को पेमेंट कर दिया, डायरेक्टर ने बैंक को पेमेंट कर दिया, डायरेक्टर ने अपने पर्सनल रिसोर्सेज से बैंक को पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो गई, कंपनी को अब बैंक को पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैंक को पेमेंट किसने कर दिया, डायरेक्टर ने कर दिया अपने पर्सनल रिसोर्सेज से। तो अब कंपनी को किसको रुपए देने, अब कंपनी को रुपए देने हैं डायरेक्टर को, मतलब लायबिलिटी तो ज्यों की त्यों ही खड़ी है, पहले बैंक को देने थे, अब वो पैसे किसको देने, डायरेक्टर को देने। समझ रहे हो आप, मतलब ये समझ लो कि आप कहीं से कुछ सामान खरीद के लेकर आ गए ₹20,000 का, ठीक है, आप उसको पेमेंट कर नहीं रहे हो, मगर आपके दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने उसको पेमेंट कर दिया ₹20,000 का, क्योंकि आप अपने फ्रेंड की जान पहचान से उसे उधार लेकर आए थे। तो आपके फ्रेंड ने वहां उस दुकानदार को पेमेंट कर दिया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। आपको अब उस दुकानदार को पैसे नहीं देने, क्योंकि उसका तो पैसा आ गया। अब आपको पैसे किसको देने, अपने फ्रेंड को देने, तो देने तो ही, ठीक है ना। तो डायरेक्टर ने बैंक का ओवरड्राफ्ट पे कर दिया, मतलब अपने रिसोर्सेज से पेड कर दिया। तो इसका मतलब है अब कंपनी को पैसे बैंक को नहीं देने हैं, डायरेक्टर को देने हैं, मगर लायबिलिटी तो है, ठीक है। तो लायबिलिटी तो जहां थी वहीं पर है, बस बैंक को देने की जगह अब डायरेक्टर को पेमेंट करना है, ठीक। द बैंक ओवरड्राफ्ट, एक बार ये पैराग्राफ वापस पढ़ लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट वाज गारंटेड बाय द डायरेक्टर हु वर कॉल्ड अपॉन बाय द बैंक टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी अंडर द गारंटी। द डायरेक्टर पेड द अमाउंट टू द बैंक। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 58,000, उसकी जगह डायरेक्टर का लोन हो जाएगा, डायरेक्टर का लोन हो गया एक तरह से, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह हो गया डायरेक्टर का लोन, कितना, 58,000 का देना तो है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी अनसिक्योर्ड था और ये डायरेक्टर का लोन भी क्या है, अनसिक्योर्ड ही है, ठीक है। द लिक्विडेटर रियलाइज्ड द एसेट्स एज फॉलोज। अब लिक्विडेटर को देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मिला 7 लाख, प्लांट एंड मशीनरी से मिला 240, मोटर व्हीकल से 59,000, स्टॉक 150, डेटर 60 और कॉल्स इन एरियर जो थी वो पैसा भी आ गया 25,000। क्रेडिटर वर पेड लेस डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे सल्टा दिया। डिवेंचर एंड एक्रूड इंटरेस्ट वर रीपेड ऑन 31 मार्च 2005। लिक्विडेशन कॉस्ट ₹3820, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, and the liquidator remuneration was 2% on the amount realized। जो अमाउंट रियलाइज किया उसका 2% लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वही फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो चलिए एक बार बनाना स्टार्ट तो करें। आप लिखिए लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बहुत ध्यान से समझना, वैसे क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है मगर कुछ खास इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है, समझना। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ 2
कैश एंड बैंक। क्या बैलेंस शीट में कैश और बैंक है ही नहीं वैसे तो, ना तो कैश है और ना कोई बैंक का एसेट साइड की तरफ बैलेंस दे रखा है, तो ये हो गया नील, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे टू एसेट्स रियलाइज्ड। अब क्या क्या मिला, सबसे पहले तो एक तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मिला 7 लाख। कोई भी एसेट्स कहीं पर भी मॉर्गेज पे नहीं है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000। मोटर व्हीकल 59,000। स्टॉक 1,50,000। डेटर्स 60,000। और जो कॉल्स का पैसा था, कॉल्स इन एरियर थी, मतलब हम कॉल कर चुके थे मगर कुछ शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा उस समय नहीं दिया था मगर अब दे दिया 25,000। सारा गया। अब हम सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस जो है नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं आपको 3820। कितना दे रखे हैं? 3820 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं। उसके बाद में हम लिखते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन का क्या देते हैं? यहाँ देखो दिया हुआ है सबसे लास्ट पैराग्राफ क्वेश्चन का, 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड। जो भी अमाउंट रियलाइज किया, क्या अमाउंट रियलाइज किया देखो, हमने एक तो मिले लैंड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से 7 लाख, 240 प्लांट एंड मशीनरी से, 59,000 मोटर व्हीकल से, 1,50,000 स्टॉक से, 60,000 डेटर से और 25,000 कॉल्स इन एरियर से। ये सब मिलाकर 12,34,000 इसका 2% उसको रेम्यूनरेशन होगा, मल्टीप्लाई बाय 2%, 24,680, 24,680। इट इज लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। इजी। अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की। क्या है, क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर? इसमें यहां पर लाइबिलिटी तो दे रखी है सन्ड्री क्रेडिटर्स, मगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या है क्या नहीं है कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद में किसका नंबर आता है? डिबेंचर होल्डर का, बाई डिबेंचर होल्डर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को क्या पेमेंट करना है? देखो, एक तो डिबेंचर हो गया 1,00,000 रुपए के, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दे रखा है डिबेंचर का 2,500। तो देखो समझना, अभी एक और पॉइंट है इसमें, 1,00,000 रुपीज तो हो गए डिबेंचर के, 2,500 जो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट दे रखा है। पता है बैलेंस शीट में इंटरेस्ट देने का मतलब क्या? 31 दिसंबर 2004 तक जो इंटरेस्ट बाकी था, ये बैलेंस शीट हमें 31 दिसंबर 2004 की दे रखी है, तो ये जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है ये 31 दिसंबर 2004 तक का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के सबसे लास्ट में दे रखा है कि हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं 31 मार्च 2005, मतलब इस बैलेंस शीट के भी 3 महीने बाद। तो 3 महीने का ब्याज और भी तो होगा भाई, जो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट दे रखा है वो तो 31 दिसंबर 2004 तक का है, हम पेमेंट कर रहे हैं इस बैलेंस शीट के भी 3 महीने बाद, तो 3 महीने का और इंटरेस्ट हो गया। डिबेंचर कितने हैं? 1,00,000 रुपए के, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%, तो 1,00,000 का 5% होता है 5,000 साल भर का, तो 3 महीने का कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 1250। ये 1250 का इंटरेस्ट और हो गया। 1,00,000 प्लस 2,500 प्लस 1250, ये सब मिलकर हो गए 103,750। अगर ये पेमेंट की डेट हमें नहीं देते 31 मार्च 2005, तो ये जो हमने 3 महीने का और इंटरेस्ट लिया ना वो हम नहीं लेते। फिर हम पता है क्या मानते कि जो भी हम डिबेंचर को पेमेंट कर रहे हैं वो 31 दिसंबर 2004 के हिसाब से ही कर रहे हैं।
फिर ये और फर्दर इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो तो लेना ही पड़ेगा, मगर ये जो और 3 महीने का इंटरेस्ट है, अगर ये डेट नहीं दे रखी होती पेमेंट की तो हम ये फर्दर इंटरेस्ट नहीं ऐड करते। ठीक हो गया। अब किसको करना है? अब करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कौन कौन है यहाँ पे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट भी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब पता ही दे रखा है। एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट डायरेक्टर ने कर दिया तो क्या, वो डायरेक्टर को तो देना ही है ना, तो 58,000 ये तो देनी है। अच्छा, क्रेडिटर को यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिटर है कितने, पहले वही कैलकुलेट कर लेते कि उनको कितना देना है। 1,15,000 के क्रेडिटर है, माइनस कर दो उसमें से 5%, तो ये हो गए 1,09,250, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1,09,250 ये तो देने क्रेडिटर को, प्लस 58,000 डायरेक्टर को देने। ठीक है, प्लस 58,000, 167,250। अभी हमारे पास पैसे बचे हुए हैं, पैसों का ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ ख़त्म हो जाए। अभी हमारे पास रुपए खूब बचे हुए हैं, डेबिट साइड में खूब पैसे आए हुए हैं। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी पेमेंट कर दिया। अब बारी किसकी आती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में सबसे पहले तो कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 6 लाख, ये हमने लिखा 6 लाख, प्लस 60,000 लिख देते हैं, उनको क्या देना है? प्रीमियम, प्लस उनको डिविडेंड। 6 लाख रुपए का 5%, एक साल का डिविडेंड होता है 30,000, और 4 साल का डिविडेंड बाकी है 1,20,000। तो 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,20,000, ये सब मिलकर हो गए 7,80,000। अभी तक भी रुपए हैं, इसीलिए मैंने लिखे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने रुपए बचे हैं। जो भी रुपए बचे वो किन को देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर। बैलेंसिंग फिगर देखो, यहाँ पर पहले टोटल करते हैं 7 लाख प्लस 240 प्लस 59,000 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 25,000, 1234 टोटल आ गई इनकी, माइनस 3820 माइनस 24,680, वन 103,750 माइनस 167,250 माइनस और 7,80,000 माइनस, ये रुपए बच गए 154,500। ये 154,500 किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। कितने इक्विटी शेयर है? इक्विटी शेयर है हमारे पास 50,000। ये जो कॉल्स इन एरियर थी ये तो पैसा आ गया। ठीक है, मतलब ये एक तरह से सबका पैसा पूरा पूरा आ चुका है। 50,000 शेयर को अब हमें देने हैं 154,500। तो 154,500 डिवाइडेड बाय अगर मैं 50,000 करूं तो पर शेयर 3 रुपए 9 पैसे हम देंगे। 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹3.09 पर शेयर। ये 3.09 कैसे निकाले? 154,500 देने और टोटल शेयर्स कितने हैं? 50,000। तो पर शेयर हमें देने हैं 3 रुपए 9 पैसे। और ये आपका कंप्लीट हो गया लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। दोनों तरफ की टोटल आ गई 12,34,000। कुछ वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी सब कैलकुलेशन में लिख चुके हैं। ठीक है, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। ओके,
तो बहुत इजी था जो हमने लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का पहला क्वेश्चन किया। अब आप एक बार इस फॉर्मेट को जो मैंने आपको बताया है उसको एकदम आराम से थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लो, सीरियल ऑर्डर एक बार फिक्स कर लो कि किसको देना है, किसको कितना देना है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले। तो एक बार आप इस फर्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 6 किया इसको बड़े ध्यान से एक बार वापस से चेक कर लो, किसको पहले पेमेंट करना, किसको बाद में पेमेंट करना, ये सब कुछ पॉइंट एक बार क्लियर करके हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, बाय बाय।